इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के बाद हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। पढ़ के आए हो? चलिए सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में मेनली अपने को फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है। किस बारे में पढ़ना है? फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपको बताया गया एरिया। क्या बताया गया? एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है? एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है ना? डायरेक्शन ऑफ एरिया इज क्या? परपेंडिकुलर टू द क्या? सरफेस। सरफेस का क्या होता है? कौन? एरिया। सही है। अब इसमें दो बातें आपको बताया गया, एक ओपन सरफेस बताया गया और एक बताया गया क्या? क्लोज सरफेस। क्या बताया गया? ओपन सरफेस और क्या? जैसे ये देखो, ये ओपन सरफेस है। क्या ये ओपन सरफेस? जैसे डिस्क हो जाएगा, समझ आ रहा है, फिर स्क्वायर प्लेट हो जाएगा। दीज आर द क्या? ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या करना है? कोई भी एक डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या मान लेना है? एरिया वेक्टर। कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या मानना है? अब पूरे सवाल पे वही इंप्लीमेंट करना है। क्लियर हो? और क्लोज सरफेस के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए बोला गया है। क्लोज सरफेस के लिए क्या करना है? रेडियली जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, रेडियली जो क्या होगा वो, उसको क्या लेना है आपको? एरिया वेक्टर। जैसे यही रूम है, तो रूम में जो बाहर की तरफ के जो नॉर्मल होंगे ना, इस फेस पे बाहर की तरफ, इस फेस पे बाहर की तरफ, इस फेस के नीचे की तरफ, वो क्या क्या कहलाएंगे? एरिया वेक्टर। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या करना है? रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा, रेडियली क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। क्लियर हो? कुछ एक दो एरिया वेक्टर निकालने के लिए सिखाया भी था मैं। सही है। अब उसके बाद आ गए थे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। किस पे आ गए थे? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उतना डिटेल में 12वीं स्तर पर समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश किया गया कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बस इतना आप जानिए कि असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें आइडिया देता है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में आइडिया देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली गिव्स द आइडिया अबाउट क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसके बारे में आइडिया देता है? कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो सर, और बेसिकली गिव्स द, है ना, आइडिया अबाउट क्या? काउंट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही है। मतलब ये समझ लो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस से या उस एरिया से उतना ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही होगी, उससे उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होगी। क्लियर हो? अच्छा, उसके बाद आपको बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स द आइडिया अबाउट क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी और काउंट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही है। उसके बाद इसका डिफिनेशन बताया किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका? मैथमेटिकल डिफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन बताएगा किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसको डिनोट किससे करते हैं? फाई से। किससे डिनोट करते हैं? तो फाई का फार्मूला क्या बन गया है? इंटीग्रल ई डॉट डी। फ्लक्स बराबर इंटीग्रल ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या होता है? छोटा सा एरिया। छोटा सा क्या होता है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा? कांस्टेंट, तो फ्लक्स का फार्मूला बन के आ जाएगा ई डॉट ए। फ्लक्स का फार्मूला बन के क्या आ जाएगा? ई डॉट ए। फ्लक्स का फार्मूला बन के आ जाएगा ई डॉट ए। क्लियर हो? अच्छा, डॉट तोड़ने आता है। ई डॉट ए को क्या लिख देंगे? ई ए कॉस थीटा। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो फ्लक्स लिखा जाएगा ई डॉट ए, और उसको क्या लिखा जाएगा? ई ए कॉस थीटा। सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे और कांस्टेंट रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? ई ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? उल्टा हो रहा है, जैसे एक दूसरे क्या हो जाए? अपोजिट, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस ई ए। क्या हो जाएगा? क्लियर हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे परपेंडिकुलर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे क्या रहा? परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो ध्यान रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या? एरिया वेक्टर क्या रहेंगे? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ना, सरफेस पे नहीं, एरिया वेक्टर। जैसे ये देखो, ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इस केस में अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। कुछ छोटे छोटे सवाल करवाए गए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और एरिया वेक्टर दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। आपसे फ्लक्स पूछा गया, क्या पूछा गया? सिंपल क्या कर देना है? ई डॉट ए। क्या कर देना है? ई डॉट ए। फिर आपको याद होगा कि ऐसा कोई एक डिस्क है, ऐसा कोई क्या है, और ऐसे अपन पास कर रहे थे क्या? ऐसे इसके सेंटर से होते हुए ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ, किसके साथ? डिस्क के प्लेन के साथ 37 डिग्री बनाते हुए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करवा दिया था। सही है। तो आपसे क्या पूछा गया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूछा गया था? तो अगर इसके प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एरिया कितना बनाएगा? 53। कितना बनाएगा? 53। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई ए कॉस 53 डिग्री। एरिया क्या लिख लोगे? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या लिख लोगे? पाई आर स्क्वायर। सही है। क्लियर हो? और कॉस 53 कितना? 3/5। अगर मान लो कि ये डिस्क है, क्या है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन से ही पास हो रही है ऐसे, इस टाइप से, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा?
कितना जाएगा रे? ऐसा रहा तो फ्लक्स कितना जाएगा? 0। तो ये फ्लक्स कितना जाएगा? 0। अरे सोचो ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया क्रॉस कर रही है क्या? नहीं। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस ही नहीं हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ही नहीं हुआ, तो फ्लक्स कितना जाएगा? 0। अब उसके बाद आपको क्यूब वाला सवाल करवाया गया था। एक क्यूब है, क्या है? और वहां से ये सपोज ऐसा एक क्यूब है, क्या है? क्यूब इस टाइप का ना, और ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करवाया था, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्रॉस करवाया था? तो फ्लक्स कितना आया था? 0। कितना था? कैसे? क्यूब का ये वाला फेस और ये वाला फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, सही है। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? E और यहाँ फ्लक्स माइनस E। यहाँ पे ये क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया भी इधर ही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो यहाँ पे फ्लक्स E है और यहाँ फ्लक्स माइनस E, तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? 0। उसके बाद मैं आपको रटने भी बोला था ये बात, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कांस्टेंट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी क्लोज सरफेस को क्रॉस करे, कोई भी क्लोज सरफेस को क्रॉस करे, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। वहां पे एक एग्जांपल भी दिया गया था, एक स्फीयर है, वहां से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाया था। किसको क्रॉस करवाया था? तो फ्लक्स कितना आया था? 0। कितना था? 0। फिर एक क्यूब वाला भी सवाल अगर आइडिया हो तो ये बहुत जगह, बहुत ज्यादा किताबों में दिखता भी है। ये क्यूब रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? क्यूब। मान लो एक क्यूब है ना, ऐसे रखा हुआ है, और ये एक साइड जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक साइड किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस, और एक साइड किसके अलॉन्ग है? जेड एक्सिस। और क्यूब जो है ना, नहीं ऐसा था, एक साइड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक साइड वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक जेड एक्सिस के पैरेलल है, और क्यूब जो है ना वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? एल दूरी पे। कितनी दूरी पे है? एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है? एल दूरी पे। और यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, E बराबर E नॉट एक्स आई कैप, E बराबर E नॉट एक्स क्या? तो मैं आपसे पूछा था, बताओ टोटल कितना फ्लक्स पास होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये वाले फेस पे लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाले फेस पे लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से ओरिजिन की दूरी कितनी थी? L, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E नॉट L, E नॉट क्या? L, और इधर तो यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा? E नॉट L इंटू कितना? एरिया, E नॉट L इंटू कितना? एरिया। और यहाँ पे ये दूरी L है और ये दूरी A है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा? L प्लस A, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E नॉट L प्लस A, और इंटू क्या? एरिया। इधर का फ्लक्स प्लस, इधर का फ्लक्स क्या? माइनस, दोनों को एड अप कर दो सीधा, क्या मिल जाएगा आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या 0 आएगा इस केस में? क्या इस केस में 0 आएगा? वो तो 0 बोल रहा है भाई, हैं? यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 0 कब आता है? जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। क्लियर हो? अच्छा, उसके बाद आपको एक सवाल करवाया था, बढ़िया सवाल का, कि ये कोई एक डिस्क है, क्या है? डिस्क, ऐसा डिस्क है, सही है, ये क्या है? डिस्क, सही है। और यहाँ डिस्क के एक्सिस पे चार्ज, यहाँ पे क्यू रखा था, क्या रखा था? बोला था बताओ इससे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा डिस्क से, बोलो भाई। अच्छा, ये मान लो डिस्क का रेडियस कितना? बड़ा आर, कितना है? और ये दूरी मान लो छोटा ए है, ये दूरी कितना है? छोटा है। क्लियर हो? तो इससे पूछा था बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा, और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, बोलो भाई। क्या किया था अपन डिस्क में? क्या किए थे? एक्स दूरी पे जाकर डीएक्स नामक एक रिंग काट लिए थे। क्या काट लिए थे? तो रिंग का एरिया कितना? 2πx dx। कैसा रिंग? इस टाइप का, ऐसा। क्लियर हो? इस टाइप का है ना, ये लाल वाला। ऐसी मोटाई कितनी है? dx। मोटाई कितनी है? इसका एरिया कितना जाएगा? 2πx dx। इसका एरिया वेक्टर रिंग का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, बोलो। रिंग का एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, ऐसा ही है। अच्छा, चार्ज रखा हुआ था यहाँ पे, पकड़ना इसको, चार्ज रखा हुआ था कहाँ पे? यहाँ पे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, बोलो। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा? थीटा। कितना जाएगा रे? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या क्यू भाई? ये वाला दूरी का स्क्वायर, और ये वाला ए है, ये वाला क्या है? एक्स, एक्स, एक्स है ना, सही। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रिंग के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा ना। के क्यू डिवाइडेड बाई क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो गया? एरिया कितना हो गया? 2πx dx, और दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा। तो d फाई लिख लो, छोटा सा क्या लिख लो? फ्लक्स। तो d फाई क्या आ जाएगा? EDA cos थीटा। EDA क्या? E की वैल्यू क्या रखोगे? के क्यू डिवाइडेड बाई कितना? ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, सही है, बोलो भैया। और DA कितना? 2πx dx, और cos थीटा कितना? बेस बाई क्या? हाइपोटेनियस। बेस कितना? a, और हाइपोटेनियस कितना? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा देना x का 0 से कहां तक? बड़े r तक। 0 से कहां तक? क्लियर हो? सही है, यहाँ तो कोई समस्या? ये समझ आया तुम लोग को? अच्छा, उसके बाद मैं आपको करवाया कि कोई एक स्फीयर है, क्या है?
स्फीयर के एक सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यू। क्या रखा हुआ है? तो मैं आपसे पूछा था कि बताओ कि स्फीयर से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस किया होगा। स्फीयर से टोटल फ्लक्स, ऐसा एक स्फीयर है, ऐसा क्या है, स्फीयर। क्या ऐसा स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू। चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू। सही है। तो स्फीयर के लिए हर एरिया वेक्टर रेडियली कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। कितना बनाएगा, कि हर पॉइंट पे, क्या हर पॉइंट पे ऐसा होगा? हाँ, हर पॉइंट पे ई और डी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जिधर ई होगा उधर ही क्या होगा, डी वेक्टर। बोलो यार, तो फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए क्या, क्या स्फीयर के पूरे पेरीफेरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? हाँ। ई कहां जाएगा, बाहर। ई कहां जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, डीए। डीए का इंटीग्रेशन एरिया, एरिया क्या था स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे कितना लिखा जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई क्या, अब के की वैल्यू कितना रख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई क्या, तो स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या, आप ध्यान रखो यहाँ पे आर स्क्वायर का टर्म कैंसल आउट हो गया था। आर स्क्वायर टर्म क्या हो गया था, तो मैं बोला था क्या ये फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, कितना छोटा स्फीयर है कितना बड़ा स्फीयर है, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है? चाहे वो छोटा स्फीयर रहे या बहुत बड़ा स्फीयर रहे, है ना, सबके केस में फ्लक्स कितना पास हुआ, क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या, इवन मैं बोला था स्फीयर के अंदर में कहीं पे भी चार्ज को रख लो तो भी टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, बशर्ते वो चार्ज अंदर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक्चुअली और मैं ऐड ऑफ किया इसमें कि अगर वो स्फीयर ना हो कोई दूसरा 3D शेप हो, कोई दूसरा क्या हो, लेकिन ध्यान रहे वो क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो भी कोई भी क्लोज सरफेस, कोई भी क्या से जो टोटल फ्लक्स पास होगा फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स पास होता है, दैट इज द नेट इनसाइड चार्ज। नेट क्या, इनसाइड चार्ज, डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको बोला था कि एक स्फीयर है, इसके बाहर में चार्ज क्यों रखा था, स्फीयर के कहां पे, इससे फ्लक्स अपन कितना बताए थे, 0। क्यों, बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई भी क्लोज सरफेस के बाहर में कोई चार्ज रहा तो उसका फ्लक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसका फ्लक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट। हाँ, ये बात सही है कि मान लो कोई क्लोज सरफेस है उसके बाहर में कोई चार्ज है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल उससे, 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल, कोई भी आउटसाइड चार्ज के कारण फ्लक्स। और यहाँ पे ये बात बताया गया, देखो यहाँ पे फ्लक्स तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। कब फ्लक्स 0 है, चार्ज अंदर है कि बाहर है, चार्ज अंदर है कि बाहर है, चार्ज कहाँ है, तो फ्लक्स में सिर्फ कौन से चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होता है, अंदर वाले। तो आपको बताएगा फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्या टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय क्या, नेट इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। नेट इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, मान लो एक ऐसा क्लोज सरफेस है, उसके अंदर में है Q1 Q2 माइनस Q3 और बाहर में है Q4। बाहर में क्या है, Q4। तो नेट इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन। यहीं पे गॉस लॉ आपको समझाया गया। क्या समझाया गया, क्या समझाया गया, गॉस लॉ क्या बोला कि इंटीग्रल E डॉट DA, ये भी तो फ्लक्स ही होता है ना, फ्लक्स का डिफिनेशन तो यही बताएगा ना, इंटीग्रल क्या E डॉट DA, इंटीग्रल क्या E डॉट DA, कहाँ गया वो, मतलब इंटीग्रल E डॉट DA, इंटीग्रल क्या E डॉट DA बराबर क्या, Q इन बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये किसके स्टेटमेंट थे, गॉस लॉ के। इंटीग्रल E डॉट DA बराबर Q इन बाई क्या, मतलब टोटल फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो किसके बराबर पास होता है, Q इन बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, और उसको लिखा जाता है इंटीग्रल E डॉट क्या DA, इंटीग्रल E डॉट क्या। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन पे गोला सा साइन बनाया था, गोला से क्या बनाया था, साइन। गोला किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस, किसको रिप्रेजेंट करता है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अंदर वाला चार्ज बाहर वाला चार्ज के सबके कारण। हाँ, गॉस लॉ में ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और क्या आउटसाइड, द क्या गॉसियन सरफेस। जैसे क्लोज सरफेस बनाते हैं जो बाउंड्री होता है उसको, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, ई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और क्या आउटसाइड द क्या गॉसियन सरफेस। और ई कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, गॉसियन सरफेस के ऊपर का। कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डीए जानते हैं कौन सा वेक्टर है, एरिया वेक्टर। डीए कौन सा वेक्टर है, तो गॉस लॉ क्या बोला कि टोटल फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस से कितना क्रॉस करेगा, Q इन बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाई क्या, एंड व्हिच इज गिवन बाय इंटीग्रल E डॉट DA, व्हिच इज गिवन बाय इंटीग्रल क्या E डॉट DA। ये किसका स्टेटमेंट थे, गॉस लॉ के। इसमें सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर देना आपको ढंग से, गॉस लॉ लिखने के लिए आता भी है बोर्ड के एग्जाम में, क्लियर हो यहाँ तक। फिर यहाँ पे दो चार आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बताए गए थे। मैं बोला था फ्लक्स 0, फ्लक्स का इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ट्रू और फॉल्स,
फ्लक्स जीरो हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेसेसरी है? ऐसा कोई जरूरी? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा तो भी फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। सही है। फिर दूसरा बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लाइज फ्लक्स जीरो। हाँ ये सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इंप्लाइज फ्लक्स क्या, जीरो। फिर आपको बताया गया फ्लक्स जीरो, फ्लक्स क्या, इंप्लाइज क्यू इन जीरो है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स है, मारूंगा सही है, ट्रू है ना। फ्लक्स जीरो, फ्लक्स का फ्लक्स जीरो हो गया तो जीरो बराबर क्या लिखूंगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू इन कितना आ जाएगा, फिर बताएगा आपको क्यू इन जीरो, क्यू इन इंप्लाइज फ्लक्स जीरो। ट्रू, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत? ये भी सही था। फिर आपको बताया गया कि एक क्लोज हेमिस्फीयर है, क्लोज क्या है, उसके अंदर में एक चार्ज रखा, अंदर में क्या रखा, उसके कारण टोटल फ्लक्स कितना, क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। एक बाहर में चार्ज रखा था, टोटल फ्लक्स कितना, जीरो। किधर है, जीरो। और एक हेमिस्फीयर के कहां पे, सरफेस पे रखा, ऐसा हेमिस्फीयर है, और जो सर्कुलर सरफेस है ना, उस पर क्या रख दिया, चार्ज क्यू, क्या रख दिया, चार्ज। अब उससे पूछा गया टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल क्या बताओ, क्या किया, वैसा ही हेमिस्फीयर लगा क्या पैक कर दिया उसको। अब पैक करने के बाद दोनों के कारण फ्लक्स बराबर बराबर हो गया, तो ऊपर के कारण अगर फ्लक्स फाई है तो नीचे के कारण भी कितना, तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, 2 फाई ना, एंड 2 फाई इज गिवन बाय क्या, क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या। उसके बाद आपको बताया गया स्क्वायर प्लेट है, क्या है इसका, साइड क्या है, ए, साइड क्या है, साइड क्या है इसका, इससे a बाई 2 दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक रख दिया था चार्ज, क्या रख दिया था, एक। मैं बोला था इस प्लेट से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, इस प्लेट से इसका साइड कितना है, ए, रखा कितनी दूरी पे हो, a बाई 2। तो मैं आपको बोला 6 प्लेट से ढक दो इसको, 6 प्लेट से ढको तो क्या एक क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा। अब क्या सारे प्लेट से बराबर फ्लक्स जाएंगे, हाँ, बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा ना चार्ज। तो 5 5 5 5 कितने बार, 6 बार, 6 5 बराबर क्या जाएगा, क्यू बाई क्या, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई क्या, 6। फिर आपको याद होगा क्यूब है, क्या है, क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे रख दिया था चार्ज, क्यूब के कॉर्नर पे क्या रख दिया था, अब मैं बोला था कि 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें, कि पहले तो बताओ क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा फिर पूछा था क्यूब के किसी एक फेस से, कौन सा वाला फेस, कनेक्टिंग फेस नहीं, जैसे मान लो वो रूम के वहां पे रखा हुआ है चार्ज उस कॉर्नर पे, अरे सही है। और मैं पूछा था कि नीचे वाले से कितना फ्लक्स पास होगा, सही है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्यूब पे कहां रखा गया था, आप भी देख रहे हो ना, क्यूब पे कहां पे रखा गया था, कॉर्नर पे, कहां रखा गया था, तो पहले तो क्यूब से फ्लक्स बताओ, क्यूब से क्या बताओ, तो कितने क्यूब से ढका गया था उसको, 8 क्यूब, किधर से, तो क्या वो क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे ही आ गया था, अरे बोलो क्या 8 क्यूब से ढकने के बाद क्या भी, अरे भाई ये क्यूब है, इसके सेंटर पर कॉर्नर पे रखा चार्ज, यहाँ पे एक क्यूब ऐसे, एक क्यूब ऐसे, एक क्यूब ऐसे, एक क्यूब ऐसे, और 4 क्यूब ऊपर से ढक दिए, बोले यार, तो फ्लक्स कितना आ गया क्यूब से, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या, मान लो क्यूब के इस कॉर्नर पे रखे हो चार्ज, और ये यहां बस से मैं पूछूं आपसे फ्लक्स, तो पहली बात जो कनेक्टिंग फेस होंगे उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, तो बच जाएंगे डिस्कनेक्टिंग फेस, उनसे फ्लक्स बराबर हो जाएगा, क्या क्या उनसे फ्लक्स बराबर हो जाएगा, हाँ। तो 1/3 ऑफ क्या, क्यू बाई क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट, 1/3 ऑफ क्या, क्यू बाई क्या, कितना क्या था, 1/24, 1/24 क्यू बाई क्या। अभी अभी जो सवाल करवाया गया था, कौन सा, ये एक डिक्स वाला, कौन सा वाला, एक चार्ज ऐसे रखा गया था, चार्ज ऐसे रखा गया था ना इस टाइप से, ठीक है। अब पूछा गया डिक्स से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, इसके लिए आपको एक तरीका बताया गया सब सवालों के लिए, और उसमें बीच में इंट्रोड्यूस किया गया सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, कौन सा, सॉलिड एंगल, कौन सा कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल, कौन सा कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट वो हर जगह यूज किया जाएगा जहां पे चीजों का बंटवारा किसमें होगा, 3D में, किसमें, सही है। तो सॉलिड एंगल में सबसे पहले आपको प्लेन एंगल बताया गया, प्लेन एंगल आप आर्क में पढ़ेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे ही बताया गया कि सॉलिड एंगल भी होता है, क्या होता है, जैसे ऐसा कोन समझ लो, क्या समझ लो ऐसा, और उसके ऊपर एक कैप है, तो अंदर में जो ऐसा टाइप का जो बना रहा है ना, ऐसा हेमिस्फीयर टाइप एंगल, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और सॉलिड एंगल का फार्मूला निकल गया था कितना, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा याद है कौन सा एंगल, ये देखो बता रहा हूं, मैं पूछूं कि ये डिक्स बताओ इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, सुनना ध्यान से, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे क्या कर दो, और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल हुआ क्या कहलाता था, अल्फा,
तो ये डिक्स यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। याद रखना सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या याद रखोगे 2 पाई इंटू, इसको डिनोट किससे करते हैं ओम से। इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। क्या होता है किसका सॉलिड एंगल। क्लियर हो। अच्छा जैसे सॉलिड एंगल का एक अच्छा एग्जांपल आपको दिया था, एक बल्ब जल रहा था। क्या जल रहा था बल्ब। मान लो पर सेकंड 100 जूल एनर्जी फेंक रहा है। पर सेकंड कितना फेंक रहा है तो बल्ब से निकलने वाले जो एनर्जी है किस फॉर्म में फैलेंगे 3D 2D। और कैसा शेप लेगा वो स्फेरिकल। तो ये बल्ब जल रहा था, बल्ब से मैं पूछा था 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर सही एक सरफेस था। क्या था एक सरफेस कितना था रे कितना ऊपर था कितना रे 1 मीटर ऊपर। एक क्या था सरफेस। और पूछा था कि ऐसा टाइप का एक सर्कुलर सरफेस है। क्या है तो कितना ऊपर है 1 मीटर ऊपर है। कितना ऊपर है 1 मीटर। कितना ऊपर है 1 मीटर। और सर्कल का रेडियस भी कितना था 1। मैं पूछा था वो सर्कुलर फेस से बताओ टोटल कितना एनर्जी क्रॉस करेगा। टोटल कितना एनर्जी क्रॉस करेगा। तुम्हें कहानी समझ में आया। ये सर्कुलर फेस है, इसका रेडियस कितना है 1, और इसका सेंटर से ठीक 1 मीटर नीचे एक बल्ब जल रहा है। सेंटर ठीक 1 मीटर नीचे क्या चल रहा है क्या चल रहा है बोलो भैया। तो आपसे पूछा गया था बताओ ये जो सर्कुलर फेस है इससे कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा होगा 1 सेकंड में। तो सबसे पहले क्या किए थे सर्कुलर फेस के कारण यहाँ पे क्या निकाल लिए थे सॉलिड एंगल। क्या निकाल लिए थे सॉलिड एंगल। क्या सेमी वर्टिकल एंगल पता होना चाहिए। हाँ ये वाला 1 था, ये वाला भी क्या था 1। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा 1/1। अल्फा 45 डिग्री। अल्फा कितना रहे तो सॉलिड एंगल क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस क्या 1/√2। क्या सॉलिड एंगल पता हो गया। सॉलिड एंगल क्या हो गया पता हो गया। और आपको पता होगा मैं आपको क्या बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस, कोई भी क्या या स्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है 4 पाई। कितना बनाता है 4 पाई। तो अगर सॉलिड एंगल 4 पाई हो, सॉलिड एंगल क्या हो 4 पाई, तो उससे एनर्जी कितना क्रॉस किया 100 जूल। कितना क्रॉस किया तो वही सॉलिड एंगल 1 हो कितना हो तो उससे एनर्जी कितना क्रॉस करेगा 100/4 पाई। वही सॉलिड एंगल ओम हो तो एनर्जी कितना क्रॉस करेगा 100/4 पाई इंटू ओम। और ओम की वैल्यू रख दो 2 पाई इंटू 1 माइनस 1/√2 या 1 माइनस कॉस अल्फा जो भी बोल रहे हो सही है। अरे बोलो भैया अब इसका यूज लिया गया फ्लक्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए तो आप इतना याद रखना कि किसी भी क्लोज सरफेस है किसी भी क्या टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस होता है Q/ε0। Q क्या Q कौन सा चार्ज है इनसाइड क्या आउटसाइड इनसाइड है। क्या है और हमें पता है कि कोई भी क्लोज सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है 4 पाई। क्या बनाता है 4 पाई। तो सबसे पहले तो डिस्क वाला एग्जांपल लिया गया कि भैया जो पहले जो क्वेश्चन किया था उसी को समझ लेते हैं। ये डिस्क था, ये दूरी कितना था a, रेडियस कितना था r, रेडियस कितना था और यहाँ पे चार्ज रखा था। यहाँ पे क्या रखा था तो बताओ इससे पूछा गया इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। अरे बोलो यार। तो सबसे पहले क्या करो इसको ऐसे मिला लो और ये एंगल अल्फा निकाल लो कॉस अल्फा। क्या निकाल लो ये वाला कितना तुम्हारा a और ये कितना है r, ये वाला कितना √r² प्लस क्या a²। तो कॉस अल्फा कितना a/√r² प्लस क्या a²। अब सॉलिड एंगल निकाल लो 2 पाई इंटू 1 माइनस क्या कॉस अल्फा। ओम हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा जो भी निकालो रख दो है ना। ओम इज 2 पाई इंटू 1 माइनस a/√r² प्लस क्या a²। क्या सॉलिड एंगल पता हो गया अपने को। क्या पता हो गया अच्छा। अब सॉलिड एंगल पता होने के बाद मेरी बात ध्यान सुनना। हमें पता है कि सर अगर सॉलिड एंगल 4 पाई रहा क्या रहा तो उससे फ्लक्स कितना क्रॉस होता है Q/ε0। Q क्या सॉलिड एंगल 1 रहा तो फ्लक्स कितना क्रॉस होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन। Q क्या और सॉलिड एंगल ओम रहा तो फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू ओम। और ओम की वैल्यू रख दो उठाकर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब बोलो यार सही है क्लियर हो। कोई समस्या किसी को बोतल देना रेड वाला रेड वाला। अब सुनना ध्यान से आपको एक सवाल करवाया गया कि एक सिलेंडर है। क्या है सिलेंडर का लेंथ 12 है। कितना है और ये कितना रेडियस कितना है इसका r। और सिलेंडर का ठीक बीचों बीच क्या रखा गया था चार्ज। और आपसे पूछा गया था बताओ एक कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। सही है तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स मान लिया था 5N। और क्या ये दोनों से बराबर फ्लक्स जाएंगे क्योंकि चार्ज ठीक बीचों बीच है। तो इससे मान लिया फ्लक्स कितना 5N और इससे फ्लक्स कितना 5/2। तो ये भी कितना 5/2। तो 5N प्लस 5/2 प्लस 5/2 बराबर क्या Q/क्या ε0। अब बोलो यार तो हमें क्या चाहिए 5/2 चाहिए ना। बोलो यार तो 5/2 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा हाफ ऑफ क्या Q/f नहीं ये चाहिए ना मेरे को 5N चाहिए ना सॉरी 5N चाहिए। तो 5N कितना हो जाएगा Q/ε0 Q क्या माइनस ट्वाइस ऑफ क्या 5/2 ट्वाइस ऑफ क्या। और 5/2 किसका फ्लक्स है क्या ये सर्कुलर फेस से किसे सर्कुलर फेस की यहां से दूरी कितनी है मिड से L क्योंकि लेंथ 12 लिया हो ना। क्या वो पुराना वाला सवाल हो गया अभी जस्ट ये वो वाला हो गया क्या है अभी जो फ्लक्स निकालते वो वाला हो गया।
बस उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्या कर देना है, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देना है उसको, माइनस। क्या कर देना है, माइनस। क्लियर हो। फिर आपको एक सवाल करवाया था, तो यही एडवांस पूछा गया था, एक चार्ज Q1 है, चार्ज क्या है, और चार्ज Q2 है। यहां से लाइन से अल्फा एंगल पे निकल रहे थे, यहाँ कितने में घुस रहे थे, बीटा एंगल पे। तो आपसे पूछा गया था दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताओ, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या बताओ, रेशियो। तो मैं बोला था यहां से जितनी लाइनें निकलेंगी, जितना एनर्जी निकलेगा उतना ही यहाँ घुसेगा। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स और यहां से निकलने वाला फ्लक्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, तो 5 बराबर क्या लिखोगे, 5 बराबर क्या, अरे बोलो यार। तो पहले से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओम1। Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, अरे भाई 4 पाई से कितना लिखते हो फ्लक्स, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 एंगल से कितना, Q बाई क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओम एंगल से कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ओम। अरे बोलो यार, तो यहाँ क्या लिखूंगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ओम1। ये जो कशु क्या लिखूंगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ओम2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ पड़ जाएगा। Q1 में Q2 क्या जाएगा, ओम2 बाई ओम1। ओम2 बाई क्या, और ओम2 कितना है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, और ओम1 कितना, 2 पाई इंटू 1 माइनस क्या, कॉस अल्फा। 2 पाई से 2 पाई काट दो, दोनों को चार्ज का वैल्यू कितना जाएगा, 1 माइनस कॉस बीटा बाई 1 माइनस क्या, कॉस अल्फा। क्लियर हो, सही है यहाँ तक, सही है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन अपन थोड़ा सा ना ज्यादा करेंगे, और उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताऊंगा, और लगभग कोशिश किया जाएगा कि इलेक्ट्रो 2 को खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए, क्लियर हो। एकदम बोल कस लिया यार, कोई फंद नहीं। हाँ चलिए, लास्ट क्लास में गॉस लॉ स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया था, और उससे अपन बेस्ट क्वेश्चन किए थे। गॉस लॉ पे बेस्ट क्या किए थे, क्वेश्चन। फिर याद होगा सॉल्ड एंगल वाला भी सवाल बताया गया था कि सॉल्ड एंगल का यूज करते हुए फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। सही है। गॉस लॉ क्या बोला, गॉस लॉ बोला कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट बराबर क्यू इन बाई क्या, विच इज इक्वल टू क्या, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। सही है। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो मेनली बोर्ड में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है, बोर्ड में। कहाँ पूछा जाता है, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन आप किए होगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, पॉइंट चार्ज। किसके कारण, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसका यूज करते हुए, गॉस लॉ का। ये पॉइंट चार्ज क्यू है। पॉइंट चार्ज क्या है, इससे आर दूरी पे क्या बनाए थे, स्फीयर। क्या बनाए थे आर दूरी पे, और क्यू को कहां पे ले आए थे, सेंटर पे। कहां पे, ऐसा ऐसा स्फीयर ना। अच्छा, अगर आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कहां होगा, रेडियली बाहर की तरफ होगा। रेडियली कहां होगा, हर जगह रेडियली बाहर, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, है ना। स्फीयर के रेडियस के लॉन्ग होगा, किसके लॉन्ग होगा, एरिया वेक्टर भी उसी एंगल पे होगा। अच्छा बताओ, क्यू से हर आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्या लग रहेगा, सेम रहेगा। तो लगाओगे गॉस लॉ, क्या लगाओगे, तो क्या लिखोगे सर, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है यहाँ तक। अच्छा, ई डॉट डी ए को क्या लिखूंगा, ई डी ए कॉस कितना, कॉस 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा कितना एंगल मेंटेन करते हैं, 0 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 0, ई डी ए क्या बराबर क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ई कहाँ आ जाएगा, बाहर। डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए, तो एरिया क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई क्या, है ना, छोटा आर ना, छोटे आर दूरी पे निकाल रहे थे ना, है ना। इक्वल टू क्या, क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख दूंगा, क्या क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। क्या क्यू बाई क्या, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अपन पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। किसी कारण, बहुत बड़ा इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज कितना है, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। चार्ज कितना है, ऐसा 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 एकदम ऐसा ऐसा इनफाइनाइट वायर, सीधा पतला टाइप का वायर। ठीक है। उसके आसपास में कैसा गॉसियन सरफेस काटे थे, सिलेंड्रिकल, और इससे वायर होके पास हो रहा था, ऐसे वायर, है ना। पतला वायर था जो इसके सेंटर से बिल्कुल पास करवाए थे। कहां से पास करवाए थे, किसको, इनफाइनाइट वायर को। और ऐसा काटे थे क्या, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ध्यान रहे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कितने हिस्से, एक एरिया ऊपर का, एक एरिया कहाँ का, नीचे का। ये दोनों को मैं फ्लैट एरिया बोला था, इसको कौन सा एरिया बोला था, कर्व। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसे बाहर की तरफ होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर। जो इस एरिया पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री, और ये फ्लैट का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, तो फ्लैट के कारण फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। तो इसका और इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरा कर्व सरफेस पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, अगेन लिखेंगे उसको, ई डी ए कॉस 0,
क्या लिखेंगे? ई कहाँ जाएगा? बाहर। और डीए का इंटीग्रेशन क्या? एरिया। कौन सा एरिया? टोटल एरिया कि कर्व एरिया? तो कर्व एरिया कितना जाएगा? 2 पाई आर एल। 2 पाई क्या? आर एल। 2 पाई आर नहीं, 2 पाई आर एल। 2 पाई क्या? और क्यू इनको क्या लिख दोगे? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा इंटू क्या? भाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू एल भाई क्या? तो यहाँ से उधर डिवाइड कर दो किसको? 2 पाई आर को। ऊपर नीचे क्या करना? 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2k लैम्डा बाई क्या? आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, किसके कारण? कोई इनफाइनाइट वायर है ऐसा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ना, उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाता है? 2k लैम्डा बाई। वायर का ठीक क्या? परपेंडिकुलर। पॉजिटिव चार्ज रहा तो रिपल्सिव फील्ड, अब निगेटिव चार्ज रहा तो अट्रैक्टिव फील्ड। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, क्या सिर्फ उन्हीं चार के कारण था जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर में थे, कि सबके कारण था? हैं? किसके कारण था? हाँ, गॉस लॉ में बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है, ई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या? ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और क्या आउटसाइड। वो सारे चार्जेस के कारण आ जाता है, जो बाहर भी रहते हैं और जो अंदर भी रहते हैं। क्लियर हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना निकल के गया? 2k लैम्डा बाई आर। ऐसा बोर्ड में आएगा। फिर आपको दो टाइप का सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर बताएगा। दो टाइप का क्या बताएगा? पहला बताएगा हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। हॉलो सिलेंड्रिकल मतलब समझ लो कि पाइप। पाइप समझते हो? अरे पाइप देखो, पाइप पानी वाला पाइप समझ लो ना, ऐसा जिसमें पानी चढ़ता है, ठीक है? वो बहुत बड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। हॉलो सिलेंड्रिकल क्या? अच्छा ये बताओ, जब अपन इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो वायर भी तो एक सिलेंडर ही होता है ना? हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि वो थिन है। क्या है? और सिलेंड्रिकल वायर क्या होगा? ठीक होगा। क्या होगा? तो वो जो निकाले इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है बाहर में? 2k लैम्डा में क्या? तो क्या यहाँ पे हॉलो सिलेंडर रहेगा? क्या रहेगा? हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। क्या बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला चेंज हो जाएगा? वही रहेगा? वही रहेगा। अरे बोलो भाई, सेम टाइप से डेरिवेशन करोगे उसका? बोलो, आर दूरी पे जाओगे, गॉसियन सरफेस काट लोगे, तो यहाँ पे डेरिवेशन सेम टाइप से किया जाएगा। बोलो भाई, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम आने वाला है, 2k लैम्डा बाई क्या? आर। और अंदर में गॉसियन सरफेस काटोगे, अंदर में क्या काटोगे? तो क्यू इन ही जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? और फिर वही तरीका, ई इंटू 2 पाई आर एल। ई इंटू क्या? बराबर क्या? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? जीरो। किसमें है? हॉलो में। तो हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। और बाहर में 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई क्या? कौन सा आर? छोटा आर की बड़ा आर? छोटा आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द क्या? सेंटर। और बड़ा आर क्या होता है? रेडियस। तो 2k लैम्डा बाई क्या? छोटा आर। 2k लैम्डा बाई क्या? हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। हॉलो सिलेंड्रिकल क्या वायर के लिए ग्राफ बनवाएगा। क्या बनवाएगा? इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या? आर। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो। जैसे ग्राफ बनाओगे, एक और पेन लो, ये क्या है? वाई एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस है ना? तो छोटे आर की वैल्यू जब बड़े आर के बराबर तक रहेगा, तो वहां तक तो ग्राफ किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। और उसके बाद 2k लैम्डा बाई आर ना, तो उसके बाद जस्ट ऊपर उठेगा ग्राफ, ऐसे हाइपरबोला ग्राफ। टच मत करवाना। क्लियर हो? अरे बोलो, किससे कराना है? हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। फिर उसके बाद अपन पढ़े सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। क्या पढ़े? सॉलिड सिलेंड्रिकल क्या? सॉलिड सिलेंड्रिकल क्या? सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर के कारण जो क्या निकाला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकाला गया? बाहर में तो रहेगा क्या? 2k लैम्डा बाई आर। बाहर में क्या रहेगा? 2k लैम्डा बाई क्या? अब अंदर के लिए, कहां के लिए? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर ना, तो अंदर में फिर से काटेंगे क्या? गॉसियन सिलेंडर। क्या काटेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसे होगा। अब बोलो यार, सिलेंडर का लेंथ कितना मान लिया हूं? एल। कितना मान लिया हूं? तो अगेन फ्लैट के कारण फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लैट, अरे ऐसा ही काटा था सिलेंडर, फ्लैट के कारण फ्लक्स कितना? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसे होगा, रेडियली बाहर की तरफ। बोलो भैया, तो E इंटू 2 पाई आर एल। इंटू क्या? और क्यू इनको क्या लिख दोगे? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। यहां से फार्मूला निकल के आता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रो आर बाई क्या? तो सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या? आर। अब बाहर में 2k लैम्डा बाई क्या? आर। वहां आर कहां? नीचे। आर कहां? तो ग्राफ कैसे? शुरू में स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसा हाइपरबोला। बोलो यार, तो दिक्कत आया तक? अच्छा, उसके बाद बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। किसी कारण? अरे बोर्ड में आ सकता है। बोलो भैया, इनफाइनाइट शीट, ये मान लो कोई शीट है ऐसा, इनफाइनाइट शीट है। क्या है? इनफाइनाइट शीट। अब इस पे चार्ज दिया हुआ है, इस पे क्या दिया हुआ है? चार्ज कितना दिया हुआ है? सिग्मा कूलम पर मीटर। सिग्मा कूलम क्या?
तो इसमें कैसे काटे थे? इसमें सिलेंडर ऐसे घुसा के काटे थे। बोलो, आर पार कर गया था, आधा इधर आधा उधर। क्लियर हो? अब इसमें सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा, और यहाँ पे होगा तो ऐसे होगा। बोलो यार, तो ये कर्व्ड एरिया के साथ कितना एंगल बना लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 90 डिग्री। कर्व्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो अब इससे फ्लक्स जीरो होने वाला है। इससे फ्लक्स क्या होने वाला है? तो इस एरिया को ये मालूम हो तो इधर का एरिया भी क्या आएगा? यही आएगा। इधर का फ्लक्स कितना? ई ए। इधर का फ्लक्स कितना? ई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना? 2a। क्या? और Q इनको क्या लिखूंगा? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू क्या भाई? क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एरिया का टर्म कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितना जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट कितना निकल के जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट कितना जाएगा? विच इज कांस्टेंट। फिर क्या आता है? उसके बाद अब ये थिन इनफिनिट शीट है। कौन सा शीट है? ये जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो पढ़ रहे हो क्या है? थिन। उसके बाद बताएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफिनिट शीट। किसी कारण? बाहर में तो वही फार्मूला आने वाला है। बाहर में क्या आने वाला है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर में क्या आने वाला है? समस्या कहाँ का है? अंदर का है। समस्या कहाँ का है? ये समझ लो, थिक इनफिनिट शीट किसी की मोटी कापी है, लो बता रहा हूँ। थिक इनफिनिट मोटी कापी है, मोटी कापी थोड़ी मोटी, हाँ जैसे ये कापी है, देखो ये थिक इनफिनिट शीट। उसका ये वाला व्यू दिखाया था, ये वाला ये व्यू दिखाया था कापी में, ऐसे सामने ऐसे सीधा बाहर दिखाया था। तो इसके बाहर में तो आ गया कितना? सिग्मा बाई क्या? 2 एप्सिलॉन। अंदर के लिए फिर काटेंगे, क्या क्या काटेंगे यहाँ पे? सिलेंडर, ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर काटेंगे। बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसे होगा। बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कितना? फ्लक्स कितना जाएगा? 2a। कितना रे? 2a। और Q इनको क्या लिखोगे? रो इंटू क्या? एरिया इंटू लेंथ। और लेंथ कितना जाएगा? 2r। अरे इधर r दूरी, इधर r दूरी ना। बोलो यार, रो इंटू कितना? रो इंटू एरिया इंटू 2r। ये तो चार्ज हो गया ना भाई, क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितना आता है? रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। रो आर बाई क्या? तो थिक इनफिनिट शीट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई क्या? और अंदर में रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर में डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, बाहर में क्या? कांस्टेंट। ग्राफ बनाओ तो ऐसा और ऐसा। बोलो यार, बोलो, ये सब डेरिवेशन काम देंगे आपको। ये सब गॉस लॉ का यूज करते हुए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कैलकुलेशन, ये सब बोर्ड में आएंगे। बोलो भैया। इसके बाद अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, कंडक्टर। क्या स्टार्ट किए थे? हमने आपको इसमें बताया मटेरियल 3 टाइप के होते हैं। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल और क्या? सेमी कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वो होते हैं जिसमें आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या? आउटर मोस्ट सेल आर क्या? फ्री। वैसे मटेरियल क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही है। और वैसे मटेरियल जिसमें जितने भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो सब के सब क्या हो? बाउंडेड हो। क्या हो? उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं उसको? और सेमी कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाउंडेड होंगे। बोलो भैया, मेनली यहाँ पे अपने को किसके बारे में जानना है? कंडक्टर के बारे में। बोलो भैया, तो कंडक्टर किसको बोला जाएगा? वैसा मटेरियल जिसमें आउटर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? फ्री हो, वैसे मटेरियल क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं उस मटेरियल को? क्या बोलते हैं? अब अपन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा गया था। किसका बिहेवियर? कंडक्टर का। किसमें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया गया था। क्या लिया गया था? न्यूट्रल। इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया गया था। कहां रख दिया गया था? मान लो कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है ऐसा, और वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब चार्ज, नेट चार्ज क्या? 0 ना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है उसमें? बराबर है। समझ लो कि स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको इधर के फील्ड में रख दिए हैं, फील्ड राइट साइड की तरफ इधर। बोलो भाई, फील्ड में रखते ही क्या हुआ था? क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया था? कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दिए थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? और किधर भागे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उल्टा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो क्या वो इधर भागना शुरू कर दिए थे? तो इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ना शुरू हो गया था और इस पे नेगेटिव चार्ज की संख्या घटना शुरू हो गया था। तो थोड़ी देर बाद इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने शुरू हो गया था, इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? थोड़ी देर बाद देखा गया कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कारणों से हो गया। एक तो बाहर का E0, एक बाहर का क्या? बाहर का क्या? और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इधर आ गया था। इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पीछे की तरफ आ गया था ना यार, कंडक्टर के अंदर में। कंडक्टर क्या? तो कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था? E0 एक्सटर्नल माइनस क्या? E इंड्यूस। E0 माइनस क्या? तो समय बढ़ते गया। समय क्या होते गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज क्या होते गया? बढ़ते गया। क्या होते गया?
क्योंकि इंड्यूस चार्ज बढ़ते गए, इंड्यूस चार्ज क्या होते गए, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। और घटते घटते इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में, एक समय पे कितना हो जाता है, जीरो। कितना हो जाता है, उस समय इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या सीखे, किसी भी कंडक्टर को कहां रखा जाए, एक्सटर्नल फील्ड में। कहां रखा जाए, कहां रखा जाए, तो किसका फ्लो स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक चलता है जब तक कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो व्हेन वी प्लेस्ड ए कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या स्टार्ट्स, इसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और एट द अपोजिट एंड, कहां पे, है ना, अपोजिट एंड पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव। और इस वाले राइट साइड वाले एंड पे इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस चार्ज। ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल क्या, डिक्रीजेज, एंड देयर इज अ टाइम वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स क्या, जीरो। क्या बोला, उस समय कितना हो जाता है, जीरो। उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा उसको, उस समय इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाता है। क्या सीखे, कोई भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, तो वो अपने अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा लेगा, क्या करवा लेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। क्लियर हो। अच्छा ध्यान रहे, ये जो कंडक्टर रखा हूं ये बिल्कुल समझो कि आइसोलेटेड है, इसका किसी बाहर से कोई कनेक्शन, बाहर से कनेक्शन है तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक कंडक्टर है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, वैसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर वैसे कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कहां रखा जाएगा, तो उसमें जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक चार्ज दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे चार्ज जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। समझ आ रहा है। तो ध्यान रहे कि किसी भी कंडक्टर को अगर कहां रखा जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां रखा जाएगा, वो अपने अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा लेगा, जीरो। क्या करवा लेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब आप पढ़े होगे E बराबर माइनस dV बाई dr। E बराबर क्या पढ़े होगे, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया अंदर का, है क्या हो गया, हाँ, तो कंडक्टिंग सरफेस बिहेव्स लाइक, है ना, कंडक्टिंग जो रीजन है, जो अंदर का कंडक्टिंग रीजन है, वो बिहेव्स लाइक का इक्विपोटेंशियल रीजन। कैसा बिहेव करना शुरू करता है, यानी कंडक्टर के अंदर में हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडक्टर बिहेव्स लाइक का इक्विपोटेंशियल रीजन। तो कंडक्टर जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, फ्री हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और कंडक्टर बिहेव्स लाइक का इक्विपोटेंशियल रीजन। कंडक्टर कैसा बिहेव करता है। अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे नहीं दिखाओगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाएंगे। अच्छा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी, हाँ, आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ध्यान रहे, कंडक्टर जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, फ्री हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर बिहेव्स लाइक का इक्विपोटेंशियल रीजन। कंडक्टर सरफेस पे जो लाइंस क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। कंडक्टर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, और देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द क्या, कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो 5 पॉइंट जो समराइज करने के लिए बोला गया था, फिर से बोलो, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसमें, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का पोटेंशियल, मतलब सरफेस पे लाइंस कैसी होंगी, कंडक्टर बिहेव्स लाइक का इक्विपोटेंशियल रीजन, और देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द क्या, कंडक्टर। क्लियर हो यहां तक, बैठा कंडक्टर पूरा दिमाग में। मेनली यही प्रॉपर्टी जो बोला हूं, समराइज किया हूं, बाकी चीजें कैसे हुई थी वो बताया गया था। अच्छा, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा गए थे यहां से बैक टू बैक। बोलो भैया, आपको याद होगा एक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, यह स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है, क्या है, इसके सेंटर से, कहां से, और मान लो उसका रेडियस आर है, रेडियस क्या है, इसके सेंटर से 2r की दूरी पे, 2r या 3r जो भी हो दूरी, 2r की दूरी पे एक चार्ज रख दिया था, छोटा q, बड़ा q, क्या रख दिया था, पॉइंट चार्ज, क्या रखा था, एक q रखा था, क्या रखा था, क्वेश्चन समझ में आया। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, r, और वो न्यूट्रल है, उसके सेंटर से 2r की दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक पॉइंट चार्ज रख दिया था q, पॉइंट चार्ज क्या रख दिया था, और कंडक्टर में एक रैंडम पॉइंट में अंदर कहीं पे भी, अंदर अंदर कहां पे, मैं पोटेंशियल पूछा था, क्या पूछा था, क्या पूछा था, पोटेंशियल बताओ। तो आपको ये बात अभी अभी पता लगा, कंडक्टर में हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहता है, क्या रहता है,
तो मैं अंदर में भाई कहीं भी पोटेंशियल लिखूं तो सेम ही आने वाला है, तो ज्यादा अच्छा सेंटर पे लिख लेता हूँ। कहाँ लिख लेता हूँ? सेंटर पे। फायदा क्या होगा, वो जो चार्ज क्यू है उसके सेंटर से दूरी दे दी गई है, तो उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 2r। के क्यू बाई 2r दूरी बोला हूं ना, के क्यू बाई क्या, और इंड्यूस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा पोटेंशियल वहां पे 0, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही क्या रहेगा, पॉजिटिव, और सबके सेंटर से दूरी क्या है, बराबर है। तो कंडक्टर में कहीं पे भी अगर पोटेंशियल पूछा जाए अंदर में, तो चुपचाप पोटेंशियल कहाँ का लिख लो, सेंटर का। कहाँ लिख लो? फायदा क्या होता है, वहां पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, के क्यू बाई क्या, 2r। के क्यू बाई क्या, अच्छा सवाल था। फिर एक सवाल और क्या है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, r। इसका रेडियस क्या है, इसके सेंटर से r/2 दूरी, सेंटर से कहां, कहां, कंडक्टर के अंदर में कि बाहर में, r/2 दूरी तो अंदर ही होगा ना। राइट साइड में मैं पूछा था पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, और इसके सेंटर से ठीक 3r दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया था। क्वेश्चन समझ आया, क्या समझे? एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, r, इसके सेंटर से 3r की दूरी पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, और इसके सेंटर से इधर राइट साइड में r/2 दूरी पे एक पॉइंट क्या है, p। पॉइंट क्या है, तो पॉइंट p पे आपसे पूछा गया था पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, बोलो भाई इसको सोल्व कैसे किए थे। पॉइंट p पे जो पोटेंशियल होगा क्या वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा, पॉइंट p पे जो पोटेंशियल होगा क्या वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा, तो नेट पोटेंशियल लिख लो कितना जाएगा, के क्यू बाई 3r। के क्यू बाई क्या, क्योंकि इंड्यूस के कारण सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, तो पोटेंशियल एट p पता हो गया, के क्यू बाई क्या, 3r। अब p पे पोटेंशियल दो कारणों से, एक तो किसका, q का, और एक किसका, इंड्यूस चार्ज का, तो पोटेंशियल ड्यू टू q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस बराबर क्या, के क्यू बाई क्या, 3r। और p पे पोटेंशियल लिख लो q के कारण, बोलो यार q से उसकी दूरी कितनी होगी, 3r प्लस क्या, r/2, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 3r प्लस r/2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस बराबर के क्यू बाई क्या, 3r। के क्यू बाई क्या, उसको ले जाकर उधर माइनस कर लो, उसको उधर ले जाकर क्या कर लो, यहां तो कोई समस्या। अच्छा अब उसके बाद बताया गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्या, इसके बाद यही पहुंचे थे ना अपन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्या। इसमें सबसे पहली बात बताया गया कि अगर किसी भी कंडक्टर को, किसी भी क्या, अगर बाहर से चार्ज दिया जाए, बाहर से क्या दिया जाए, बाहर से क्या दिया जाए, अगर किसी भी कंडक्टर पे बाहर से क्या दिया जाए, चार्ज, बाहर से क्या दिया जाए, देन टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इफ ए कंडक्टर इज, है ना, गिवन टू एनी चार्ज, इफ ए कंडक्टर इज गिवन टू क्या, देन टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द क्या, टोटल चार्ज वो अपने आप के हिसाब से रीअरेंज होके कहां पे आ जाएगा, कहां पे, अगर बाहर से किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो, क्या देते हो, तो टोटल चार्ज कहां रिसाइड हो जाएगा, कारण पता है उसका, क्या किए थे, कोई मान लो रैंडम कंडक्टर है, कोई भी एक रैंडम कंडक्टर बना टेढ़ा मेढ़ा, उसके जस्ट अंदर में, जस्ट कहां पे, जस्ट कहां पे, जस्ट अंदर में एक ऐसा गॉसियन सरफेस काट लिया था, बोलो यार, और लगा दिया था गॉस लॉ, क्या लगा दिया था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्या, क्यू इन बाई क्या, क्यू इन बाई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, बोलो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो क्यू इन कितना आ गया था, 0। ध्यान रहे, इफ ए चार्ज, इफ एनी चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, इफ एनी चार्ज, देन टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द क्या, आउटर सरफेस ऑफ क्या, कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा की रो है, क्योंकि चार्ज कहाँ फैला हुआ है, एरिया पे, कहाँ फैला हुआ है, तो यहाँ वी विल डिफाइन क्या, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट क्या, एरिया। और बोला गया था सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा क्या वहां पर सिग्मा कम होगा, और जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा क्या सिग्मा वहां पर ज्यादा होगा। ज्यादा फैली हुई चीज का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पर सिग्मा क्या रहेगा, कम, मतलब वहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन कम रहेगा। और ज्यादा ऐसे बिल्कुल शार्प चीज का रेडियस क्या होता है, कम होता है, तो वहां पर सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब शार्प कॉर्नर पे चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। किसमें, कंडक्टर में, कहां पे, कंडक्टर में शार्प कॉर्नर पे चार्ज का एक्यूमुलेशन मैक्सिमम होगा। चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होगा, इसलिए कंडक्टर में अपन क्या करते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में शार्प कॉर्नर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, कारण आगे थोड़ी देर बाद और पता लगेगा आपको। बोलो भाई, बोलो क्या सीखे कि अगर किसी भी कंडक्टर को बाहर से क्या दिया जाए, चार्ज, क्या दिया बाहर से, देन टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द क्या,
देन वी विल डिफाइन क्या, सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज है ना। और सिग्मा का आरसी से यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। यानी जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे सिग्मा, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक। फिर एक एग्जांपल मैं दिया था कि एक स्फीयर को बाहर से दे दो चार्ज क्यू, तो उसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, क्योंकि उसके लिए हर जगह रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर में अगर बाहर से चार्ज दोगे, स्फेरिकल में बाहर से चार्ज दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। कैसा हो जाएगा रे। उसके बाद बताया गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट कहां, कंडक्टर के जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर कहां पे, जस्ट बाहर में क्या, इलेक्ट्रिक। मान लो ऐसा कोई एक रैंडम कंडक्टर है, उस पर अपन चार्ज दे दिए, क्या दे दिए, देन टोटल चार्ज डिसाइड होता क्या, आउटर सरफेस ऑफ क्या, टोटल चार्ज कहां रहेगा रे, आउटर सरफेस ऑफ क्या। और हमें कंडक्टर के जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां निकालना है, जस्ट अंदर में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अंदर में कितना था, हाँ अब निकालना कहां पे, जस्ट। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसा कोई कंडक्टर लिया था मैं जिस पे चार्ज दे दिया था, क्या दे दिया था, और कोई एक रैंडम पॉइंट पे कंडक्टर पे जाके एक छोटा सा गॉसियन सरफेस काट दिया था, क्या काट दिया था, कैसा सरफेस काटा था, सिलिंड्रिकल, छोटा सा गॉसियन सिलेंडर काटा था। तो जो हिस्सा नीचे आ गया था उसके कारण तो फ्लक्स क्या था, जीरो, और एक फ्लैट हिस्सा जो जस्ट बाहर में निकला हुआ था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। क्यों, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर ना। तो वहां लगाओ गॉस लॉ, ई डी ए, ई क्या बराबर क्यू इन बाई क्या, एप्सिलॉन। अब क्यू इन को क्या लिख दोगे, सिग्मा इनटू क्या, डी ए, डी ए से डी ए कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कितना जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई क्या। तो ध्यान रहे कंडक्टर के जस्ट बाहर में, कंडक्टर कहां पे, कंडक्टर के जस्ट कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई क्या, पर सिग्मा इधर लोकल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इधर क्या, लोकल चार्ज डेंसिटी का मतलब ये नहीं था खराब वाला, लोकल मतलब उस पॉइंट का, लोकल मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड क्या, क्या सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई क्या। उसके बाद आपको बताया गया इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या बताया गया, क्या किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज दे देंगे, क्या दे देंगे, टोटल चार्ज कहां डिसाइड करेगा, क्या वो कंडक्टर प्रेशर महसूस कर रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा। जैसे मान लो इस बंद कमरे में अपन पानी भर दे, चारों तरफ पूरा पानी भर दे, तो क्या हर जगह दीवार पे प्रेशर महसूस हो रहा होगा, दीवार को, क्या बहुत ज्यादा लिमिट से पानी ज्यादा भर सकते हैं तो क्या दीवार टूट भी सकता है। सुनो कभी डैम में बहुत पानी भर जाता है तो दीवार को क्या करता है, डैम के दीवार को क्या करता है, तोड़ देता है, बोलो यार, है ना, बाहर की तरफ क्या करता है, तोड़ देता है। वैसे ही कोई कंडक्टर पे आप चार्ज दोगे, कंडक्टर पे क्या दोगे, तो टोटल चार्ज कहां डिसाइड करेगा, और वो फैलना चाहेगा, क्या होना चाहेगा, इसका मतलब वो प्रेशर महसूस करेगा, क्या महसूस करेगा वो, है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला डेराइव किया गया था, किसका फार्मूला डेराइव किया गया था, इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन कंडक्टर कितना निकल के आया था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया टाइप का डेरिवेशन भी बताया गया था, बोलो भाई। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला क्या निकल के आया था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई क्या, डेरिवेशन याद है, ऐसे क्या डेरिवेशन, कंडक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लिए थे, बोलो यार क्या ले लिए थे, है ना, उस पॉइंट का क्या लिख रहे थे, चार्ज डीक्यू, डीक्यू कितना लगा था, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू क्या। अब वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाले हो, ये डीक्यू के कारण है कि सबके कारण है, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया आपका ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द ई डी टू क्या, डीक्यू प्लस ई डी टू क्या, रिमेनिंग पोर्शन। और डीक्यू को ध्यान रहे, डीक्यू वाले हिस्से को लगभग क्या मान लिए थे, इनफिनिट स्पीड, क्या मान लिए थे, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया था कितना, सिग्मा बाई क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग बराबर क्या, सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग के कारण निकल के आ गया था, कितना आ गया था, सिग्मा बाई क्या, सिग्मा बाई क्या, सिग्मा बाई क्या। और जब फोर्स लिखोगे उस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखोगे, उस चार्ज का कि दूसरे का, उस चार्ज का लिखोगे कि रिमेनिंग लिखोगे, रिमेनिंग ना, अब बोलो ना यार। तो फोर्स क्या लिखेंगे, डीक्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग, और डीक्यू कितना लिखूंगा, सिग्मा इंटू डी ए, और रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स के साथ डी ए को डिवाइड मार दो, प्रेशर बन जाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला बन के आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा क्या कंडक्टर वहां पे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा, हैं, बोलो यार, जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा कंडक्टर वहां पे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा, यानी शार्प कॉर्नर पे कोई भी कंडक्टर ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा, और वो वहां पे चांसेस है कि वहां पे वो
हट सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अपन शार्प कॉर्नर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो वहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो सिग्मा क्या होगा, हाई होगा, और सिग्मा हाई होगा तो हाँ वही तो बोला हूँ, क्या बोलूं, ज्यादा बोलते हो क्या? अच्छा, शार्प कॉर्नर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा क्या होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा होगा। सही है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला आप सुन लो। कंडक्टर को अपन मतलब शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। पहली बात सुनना, कंडक्टर जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर वी हैव फ्लैक्स क्या, इक्विपोटेंशियल रीजन, मतलब अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना यार। सरफेस पे लाइंस कैसी होंगी, क्या अंदर में लाइंस दिखाई जाएंगी, है ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या, कंडक्टर, और सरफेस पे लाइंस कैसी होंगी, क्लियर हो। कंडक्टर को अगर बाहर से चार्ज दिया जाए, बाहर से क्या दिया जाए तो कहाँ रिसाइड करेगा वो, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा। सिग्मा का कैसा रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, इनवर्सली, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो वहां पे सिग्मा कम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो वहां पे सिग्मा ज्यादा। उसके बाद बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द क्या, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द क्या, कितना निकल गया, सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला कितना लगा गया, कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद आपको बताया गया स्फीयर, क्या बताएगा, क्या बताएगा,